यही है, उसने जवाब दिया। तब बराह करम बस्तारा से कहो, मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूं, मैंने कहा और उसने गर्दन हिला दी। अंदर आ जाओ। वो पीछे हटकर बोला और मैं अंदर दाखिल हो गया। बहरहाल इस हद तक कामयाबी तो नसीब हो गई थी। मैंने पलट कर घोड़े को देखा। इसे रहने दो, संभाल लिया जाएगा, वो मेरा मकसद समझ कर बोला और मैंने गर्दन हिला दी। वो मुझे साथ लेकर एक निशिस्त गाह में पहुंच गया। बैठो, मेरा नाम बस्तारा है, उसने कहा और मैंने चौंक कर उसे देखा। ठंडा और जहांदीदा आदमी मालूम होता था। खूब, तो तुम बस्तारा हो। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक शिकाया ही से है या कहीं बाहर से आए हो, या फिर तुम शबाला के पेशरुओं में से, मेरा मतलब है उनमें से जो कहीं और से आए हैं? उसके लहजे में तलखी ओद कर आई, जिससे अंदाजा होता था कि वो भी सर्द रुओं के मुखालफों में से है। तुम्हारा एक ख्याल दुरुस्त है और दूसरा गलत है। यानी मेरा ताल्लुक शिकाया से नहीं है, बल्कि मैं कहीं और से आया हूं। लेकिन मेरा ताल्लुक जर्द चेहरे वालों से नहीं है। फिर तुम कौन हो? बस्तारा के अंदाज में नरमी आ गई। एक स्याह, एक कवारा गर्द, दुनिया देखने का शाइक, सीना का एक मुल्क है यहां से इतना दूर जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वहां एक जख्मी शख्स से जिसका नाम नमाता था मुझे मिला। उसने मरते हुए बताया कि वो शिकाया कर रहने वाला है और वहां उसका एक अजीज बस्तारा रहता है। उसको मेरी मौत की इतला देना अगर मेरा वहां गुजर हो। सोचा मुझे मालूम हुआ कि यह बस्ती शिकाया है तो मैंने तुम्हारी तलाश की और तुम तक पहुंच गया। नमाता? बस्तारा ने हैरत से कहा। हाँ, उसने यही नाम बताया था। और कहाँ मिला था वो तुम्हें? सीना में। अफसोस, मैंने उस जमीन का नाम ही आज सुना है, बस्तारा ने जहन पर जोर देते हुए कहा। और नमाता का? मैंने पूछा। यह नाम भी मेरे लिए अजनबी है। तुम्हारा कोई ऐसा अजीज जो कहीं दूर दराज निकल गया हो? मेरा ऐसा कोई अजीज नहीं है। तुम्हारी कोई बेटी है? हाँ है। इसका नाम नाआमा तो नहीं है? यही नाम है, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में हैरत और परेशानी के आसार नुमाया थे। गोया मैं गलत नहीं पहुंचा। मैं निशाने हिलाते हुए कहा, तुम ठीक पहुंचे हो, लेकिन मैं अपने ऐसे किसी अजीज को क्यों नहीं जानता? उसने उलझे हुए अंदाज में कहा। अफसोस, इसने ये नहीं बताया था कि मैं इसका तारुफ किस तरह तुमसे करवाऊं। बहरहाल मैंने एक मरते हुए शख्स की ख्वाहिश पूरी कर दी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहता था। अब मुझे इजाजत दो, मैंने कहा और खड़ा हो गया। नहीं अजनबी, बैठो। तुमने मेरे जहन में जो उलझन पैदा कर दी है इसे दूर करना तो जरूरी है। इसके अलावा तुमने बताया है कि तुम कहीं और से आए हो। अब मैं इतना बददिखलाक तो नहीं हूं कि तुम्हारी थोड़ी सी खातिर मदारत भी ना कर सकूं। नहीं बस्तारा, मैं कुछ बददिल हो गया हूं। अगर तुम उससे शनासाई का इजहार करते तो मैं तुम्हारे पास जरूर रुकता और तुमसे गुफ्तगू करता, लेकिन ऐसी शक्ल में यहां रुकना बेहतर नहीं लगता। और नहीं दोस्त, मैं कह चुका हूं कि आखिर तुम मेरे घर आए हो, मेरे मेहमान हो। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बंदोबस्त करता हूं। बराए करम बैठो। बस्तारा बाहर निकल गया था। मेरी कोशिश कामयाब रही थी। बहरहाल मैं बस्तारा तक पहुंचने और उससे शनासाई हासिल करने में कामयाब हो गया था। अब थोड़ी सी कोशिश से उसकी तवज्जो और हासिल की जाए और यहाँ आना जाना शुरू कर दिया जाए। इसके बाद नाआमा से मुलाकात ज्यादा मुश्किल न होगी। बस्तारा चंद ही मिनट में वापस आ गया था। वो दोबारा मेरे सामने बैठ गया और फिर उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है दोस्त? सबूता। और तुम्हारा वतन? किसी आवारा गर्द का कोई वतन नहीं होता। न जाने कहाँ पैदा हुआ था और न जाने कहाँ का मारा मारा फिरा हूं। मैंने जवाब दिया। शिकाया आए हो कितने दिन हुए? सिर्फ चंद रोज, शायद 8 सूरज उभरे हैं। किस तरह आए? क्या तुम्हारा कोई जहाज है? बस्तारा ने पूछा। और नहीं, मेरे साथ सिर्फ एक औरत है और मैं ज़ेवदास के जहाज में आया हूं। ज़ेवदास के जहाज में? वो चौंक पड़ा। हाँ, तुम्हें हैरत क्यों हुई? ज़ेवदास तो कहीं गया था। हाँ, वो सिकाई बस्ती गया था। सिकाई के हकीम हाकू ने उसे बुलाया था। ओह, तुम इस कदर जानते हो? वो ताज्जुब से बोला। लेकिन तुम ज़ेवदास को कैसे जानते हो? नमाता ने उसका हवाला भी दिया था और अपनी एक निशानी भी। ये इत्तेफाक है कि ज़ेवदास से सिकाई में मुलाकात होगी। उसने नमाता की निशानी पहचान कर मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया। फिर इसका नायब बेशक यहाँ आ रहा था तो उसने मेरी दरख्वास्त पर मुझे भी उसके साथ यहाँ भेज दिया। खैरत है, मुझे शदीद हैरत है। और अगर ज़ेवदास ने तुम्हारे ऊपर एतमाद किया है तो बिलाशुबा काबिल एतमाद इंसान होगे। लेकिन नमाता मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? यह सवाल अपने जहन से करो, मैं इसका जवाब किस तरह दे सकता हूँ? मैंने कहा। बेचारा बस्तारा काफी परेशान हो गया था। मुझे उसकी हालत पर अफसोस हो रहा था, लेकिन यह सब कुछ जरूरी था। उससे शनासाई के लिए मैं और क्या कर सकता था? कोई और तरकीब मेरे जहन में नहीं आई। भेड़ के गर्म दूध और कुछ फलों से मेरी तवाज़े की गई और इस दौरान बस्तारा मुझसे तरह तरह के सवालात करता रहा, लेकिन जाहिर है वो क्या नतीजा अखज़ कर सकता था। मजबूर होकर खामोश हो गया। फिर उसने कहा, चूंकि तुम ज़ेवदास के मोतमद हो इसलिए तुम्हारे ऊपर एतमाद न करने की गुंजाइश नहीं। लेकिन यकीन करो मेरे दोस्त, मुझे नमाता याद नहीं आ सका। अफसोस, लेकिन उसने तुम्हारी बेटी का भी तो हवाला दिया था। क्या तुम उससे मालूम नहीं कर सकते? मुझे माफ करना बस्तारा,
कोई ऐसा शख्स है जिससे तुम वाकिफ ना हो, बल्कि तुम्हारी बेटी नामा उसे जानती हो? जिन मानों में तुम कह रहे हो वो मुमकिन नहीं है। क्या तुम मुझसे पूछना पसंद नहीं करोगे? मैंने कहा। नहीं, उसने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया और मैं बस्तारा की सूरत देखने लगा। बस्तारा चंद साथ खामोश रहा, फिर बोला, उसने खलूसे दिल से सिर्फ एक इंसान को चाहा था, सिर्फ एक इंसान को, उसकी हैसियत को ना जानते हुए, और उसने भी उसकी चाहत की पजीराई की थी। लेकिन तकदीर ने नामा के साथ मजाक किया और तकदीर का यह मजाक पूरी कौम का अलमिया बन गया। मैं समझा नहीं। मैंने कहा, उसने पूरी जिंदगी में फोमा को चाहा था, फोमा समझ कर नहीं, ये काम इंसान की हैसियत से। लेकिन फोमा भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया और उसने नामा से मुलाकातें शुरू कर दी। फिर उसने मुझे पैगाम भिजवाया कि वो नामा को अपनी बीवी बनाना चाहता है, और ये सादत भला आम इंसानों को कहाँ हासिल होती है कि वो फोमा के खानदान में शामिल हो जाए। मैं भी बहुत खुश था, लेकिन जिंदगी ने फोमा से वफा न किया और वो मर गया। ओह हाँ, तुम्हारे फोमा की मौत का मुझे इल्म है। फोमा की मौत इस पूरी कौम की तबाही बन गई। एक बात पूछूं बस्तारा? जरूर पूछो। तुम्हारे इस पूरे इलाके का सरदार फोमा कहलाता है ना? हाँ। तब फिर फोमा से पहले उसके आबा व अजदाद भी मरे होंगे। क्या इनकी मौत पर बस्तियां इसी कदर वीरान हो जाती थी? नहीं, उसने उदासी से जवाब दिया, क्योंकि तुम ज़ेवदास से ताल्लुक रखते हो और बहादुर ज़ेवदास के बारे में सब जानते हैं कि वो फोमा का परस्तार और आज भी उसके नजरियात से वफादार है। वो किसी ऐसे इंसान को अपने करीब नहीं देख सकता जो फोमा का गद्दार या उसे मुखालिफ हो। चुनाचे इस लिहाज से तुम काबिल एतमाद हो। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी मुकद्दस फोमा के अकीदतमंदों में से हूं और उसकी ना वक्त मौत से मलूल हूं। बिलाशुबा फोमा बदलते रहे हैं, लेकिन आखिरी फोमा हर लिहाज से एक अच्छा इंसान था। उसने इस कौम को बचाने के लिए जरदरुओं का इतना जबरदस्त मुकाबला किया था कि इनकी कमर टूट गई। अगर वो जिंदा रहता तो बहुत जल्द इन साजिशों के जड़ें उखाड़ फेंकता। लेकिन आज सारी कौम मायूसियों का शिकार है, क्योंकि उनके दरमियान फोमा नहीं है और शबाला जैसा नाअहल और गद्दार इंसान हमारी किस्मतों का मालिक है। जरदरू फैलते जा रहे हैं और एक दिन वो हमारी बस्तियों पर काबिज हो जाएंगे। फोमा की जिंदगी आज़ादी थी और उसकी मौत ने गुलामी की जंजीरें हमारे सरों पर लटका दी हैं। गुलामी कौन पसंद करता है? और ये बात है, मैंने गर्दन हिलाई। हाँ मेरे दोस्त, ये अलमिया पूरी कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब हमारी रवायात मिट जाएंगी। मुझे अफसोस है, मैंने कहा। एक वक्त ऐसा आएगा जब हर जी रूह हमारे ऊपर अफसोस करेगा। बहरहाल बस्तारा, मुझे इजाजत दो। काश नमाता का मसला हल हो सकता। मैं हमेशा उलझन में रहूंगा। मैंने तजवीज़ पेश की थी, लेकिन तुमने उसे काबिल कबूल नहीं समझा। अगर एक बार तुम नामा से ये बात पूछ लेते तो शायद मसले का हल मिल जाता। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मेरे दोस्त, फोमा की मौत के बाद नामा अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठी है। वो नीम दीवानी हो गई है। हर वक्त किसी न किसी गोशे में बैठी जमीन को रेतती रहती है, कहती है चांद तलाश कर रही है। न जाने चांद क्यों डूब जाता है। बस्तारा ने बताया और मैं चौंक पड़ा। तो वो नामा थी। मैं उसे देख चुका था। वो ज़हनी तवाजुन खो बैठी है। फोमा की मौत के बाद उसका मतलब है कि वो फोमा की कातिल नहीं हो सकती। जरूर गड़बड़ हुई है। बहरहाल मेरा मकसद हल हो चुका था। मैं नामा को पहचान लिया था और अब ज्यादा शराफत की जरूरत नहीं थी। फोमा ने मुझसे यही कहा था कि नामा को किसी तरह ले आऊं। अब इस सिलसिले में किसी से कुछ नहीं कहा जा सकता था, इसलिए कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता था कि नामा को ले जाया जा सकता, सिवाय इसके कि खामोशी से उसे अगवा कर लिया जाए। शिकाया में मेरा काम पूरा हो चुका था। हालांकि यहाँ आए हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे, लेकिन इस मुख्तसर वक्त में मैंने अपना काम पूरा कर लिया था और अब मैंने सोचा था कि फौरी तौर पर बिशक से कहूंगा कि वो वापसी की तैयारियां करे। बस्तारा से रुखसत होकर मैं वापस चल पड़ा। बस्तारा बड़े इखलाक से पेश आया था। चलते वक्त उसने कहा था कि मैं दोबारा भी उससे मुलाकात करूं। मुमकिन है किसी तौर पर नमाता का मुअम्मा हल हो जाए। मैंने वादा कर लिया था, लेकिन नमाता वाले मामले में मैं उस शख्स से मुआज़रत खा था कि मैंने खामखा उसके लिए एक उलझन पैदा कर दी जिसे वो कभी हल न कर सकेगा। मैं वापस बिशक के मकान पर पहुंच गया। बिशक बेचारा मेरी हैसियत से वाकिफ नहीं था। इसका मकान भूलने का क्या सवाल पैदा होता था। बहरहाल मैं वहां पहुंच गया और बिशक ने मुझे देखकर खुशी का इजहार किया। शुमाना और दुलाबा आपस में खूब घुल मिल गई थी। दुलाबा ने शुमाना को भी मुकम्मल औरत बना दिया था। इस वक्त वो दोनों खाना तैयार कर रही थी। शुमाना को इस तरह काम करते देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बिशक बेचारा तो उसकी खसलत से भी नावाकिफ था। क्या वो सबूता? क्या बस्तारा से तुम्हारी मुलाकात होगी? हाँ, मैंने मुख्तसरन कहा। तुमने कहा था कि ज़ेवदास के काम से तुम मुझसे मिलना चाहते हो। हाँ बेशक, मैं ज़ेवदास के काम ही से यहाँ आया था और इत्तेफाकिया तौर पर यह काम इतनी जल्दी और आसानी से हो गया है कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था। ज़ेवदास का ख्याल था कि मुझे इस काम में वक्त लग जाएगा, लेकिन उसने ये भी कहा था कि जितनी जल्द मुमकिन हो सके मैं वापस आने की कोशिश करूं। ओह हाँ, उसने मुझसे भी यही कहा था कि सबूता जब भी वापसी के लिए कहे इसे फौरन वापस ला जाए। बिशक ने जवाब दिया। तो यूं समझ लो बिशक, मैं वापसी के लिए तैयार हूं। ओह सबूता, मेरे तो वह में गुमान में भी नहीं था। बिशक बोला।
मुझे अंदाजा है, लेकिन जल्द से जल्द तुम यहाँ से कब तक वापसी के लिए तैयार हो सकते हो? हमें बराह रास्त सकाई के लिए सफर करना होगा, इसलिए खासे इंतजाम करने हैं। अभी तो सिर्फ जहाज का जायजा लिया गया है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से मुरम्मत तलब थे, इसलिए मेरे साथी इसे दुरुस्त कर रहे हैं। बहरहाल हंगामी बुनियादों पर काम करो, 2 दिन का काम आधे दिन में करवाओ और जिस कदर जल्द हो सके तैयार हो जाओ। मैं आज ही से तेरी हदायत पर अमल करूंगा सबूता, इत्मीनान रख। मैं दिन रात जहाज की रवानगी के इंतजाम करवाऊंगा, बिशक ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। बिशक इस वक्त के बाद से संजीदा हो गया था। इस रात के बाद हमने उससे इजाजत मांगी और वापस देवदास के मकान में आ गए, जहां ज्यादा आराम था। दूसरी सुबह बिशक की बीवी दुलाबा आ गई और शुमाना उसकी आमद से खुश हो गई। मुझे बिशक ने आवाज दी थी, चुनाचे हम जहाज के कामों की निगरानी के लिए चल पड़े। जहाज पर बड़ी रफ्तारी से काम हो रहा था। शायद बिशक ने पूरी रात यहाँ गुजारी थी। बेशुमार आदमी जहाज की मुरम्मत कर रहे थे और इनके अंदाज में बड़ी फुर्ती थी। मैंने इस बर्क रफ्तारी को पसंदीदगी की निगाह से देखा था। इस तरह तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा बेशक, मैंने कहा। मैंने तहैया कर लिया सबूता कि जल्द से जल्द काम मुकम्मल करवा लूँ और तुम देखोगे कि मैं कितनी तेजी से तैयारियां करता हूँ। बिशक ने जवाब दिया। दोपहर तक मैं बिशक के साथ वहां रहा और फिर हम दोनों वापस घर आ गए। शुमाना और दुलाबा बहुत खुश थी। खाना खाया और अभी खाने से फारिग हुए ही थे कि बाहर से इतला मिली कि कोई आया है। कौन हो सकता है? बिशक ने ताज्जुब से पूछा और फिर खुद बाहर निकल गया। थोड़ी देर के बाद वो बस्तारा के साथ वापस आया। मैंने बस्तारा का खैर मकदम किया था। बिशक ने बताया कि तुम ज़ेवदास के दोस्त हो और इसके लिए काबिल एहतराम, लेकिन नमाता का मुअम्मा अब भी हल नहीं हो सका। बस्तारा ने कहा और अचानक मेरे ज़हन में एक ख्याल आया। बस्तारा, यहाँ तुम्हारी मसरूफियात क्या है? शिकाया में? हाँ, मैंने उसे गौर से देखते हुए कहा। कोई खास नहीं है सबूता, बस मेरी ज़मीनों पर काश्त होती है, लेकिन इसकी देखभाल मेरे कारिंदे करते हैं। मैं इनकी निगरानी करता हूँ। तुम्हारे अली खानदान में कौन कौन है? खास लोगों में कोई नहीं सिवाय मेरी बेटी के, इसकी माँ मर चुकी है। और तुम नमाता के मुअम्मे के लिए मुस्तरिब हो, क्या तुम इसे हर कीमत पर हल करना चाहते हो? मैंने पूछा। हाँ, वो मेरे लिए काफ़ी बड़ी उलझन बन गया है, ऐसी उलझन कि मैं रातों को सो भी नहीं सकता। आखिर वो कौन था और यह पैगाम क्या हकीकत रखता है? बस्तारा ने जवाब दिया। उलझनों के हल के लिए कुछ कुर्बानियां देना होती हैं बस्तारा। अगर तुम मजीद उलझनों से बचना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी हदायत पर अमल करना होगा। मैं नहीं समझा सबूता। बस्तारा और परेशान हो गया था। मैं बिशक के साथ सकाई वापस जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे साथ सकाई तक चलना पसंद करो तो मैं तुम्हें यकीन दिला सकता हूँ कि तुम्हारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। सकाई में इसका हल मौजूद है? बस्तारा ने पूछा। हाँ, हकीम हाकू इस बारे में पूरी तफसील जानता है और मुझे यकीन है तुम मायूस नहीं होगे। दर हकीकत मैं बड़ा परेशान हूँ, लेकिन मेरे दोस्त, अपनी बीमार बेटी का क्या करूँ? मेरी मानित कोई उसकी निगरानी नहीं कर सकता और उसे छोड़कर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो उसे साथ ले चलो, मुमकिन है समंदर का तवील सफर उस पर खुशगवार असर डाले। उसका गम मुख्तलिफ है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है, लेकिन तुम्हारी तजवीज़ काबिल गौर है। मेरा ख्याल है इस तरह मैं सफ़र कर सकूंगा। हम बहुत जल्द यहाँ से रवाना हो जाएंगे बस्तारा। अगर तुम हमारे साथ चलना चाहो तो हमें जवाब दे दो। जाहिर है तुम्हें किसी से मशवरा तो करना नहीं, बस अपने कारिंदों को हदायत दो और रवानगी के लिए फौरी तैयारियां कर लो। मैंने कहा और बस्तारा किसी सोच में डूब गया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें यकीन है कि हकीम हाकू के पास मेरी मुश्किलात का हल होगा? मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तब मैं तैयार हूँ, बस्तारा ने जवाब दिया और मुझे दिली खुशी हुई। इस तरह मेरा काम और आसान हो गया था और अब मुझे वो कुछ न करना होगा जो बहरहाल नागवार था और उसके लिए कुछ खसूसी जिम्मेदारियां कबूल करना पड़ती। शुमाना को भी मुतमईन करना होता। बेशक इस दौरान मुकम्मल तौर पर खामोश रहा था। उसने मेरे मामलात में मुदाखलत करने की गुस्ताखी नहीं की थी। वह हर तरह से ताउन करने वाला एक अच्छा इंसान था। उसने बस्तारा की खिदमत की और फिर बस्तारा वापस चला गया। उसके जाने के बाद मैंने बिशक से अपनी खुशी का इजहार किया था और बिशक भी मुतमईन हो गया था। बिशक ने दर हकीकत दिन रात एक कर दिए थे और आज उसे जहाज पर काम कराते हुए तीसरी रात थी। जहाज की मुरम्मत मुकम्मल हो चुकी थी, बादबान दुरुस्त कर दिए गए थे और खुराक और पानी वगैरह के जखीरे किए जा रहे थे। रात का वक्त था, लेकिन मैं बिशक के साथ था और इन कामों की निगरानी कर रहा था। कल सूरज ढले हम रवाना हो जाएंगे सबूता। सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, बिशक ने कहा। मुझे खुशी है बिशक, बिलाशुबा तुम एक अच्छे मुंतजिम हो। एक तवील काम तुमने मुख्तसर वक्त में किया है। कल सुबह मैं बस्तारा को भी इतला दे दूंगा ताकि वो तैयार होकर पहुंच जाए। यकीनन, बिशक ने जवाब दिया और हम इस जहाज की तरफ देखने लगे जब साहिल के बिल्कुल करीब पहुंच रहा था। इस छोटे से जहाज को शाम को देखा गया था और ख्याल था कि रात के किसी हिस्से में वो साहिल तक पहुंच जाएगा। इस दौरान कुर्बो जवार की बस्तियों से कई जहाज आकर साहिल से लगे थे, इसलिए जहाज़ों की आमद पर किसी को हैरत नहीं होती थी। इन जहाज़ों पर बस्तियों के झंडे होते थे जिनसे अंदाजा होता था कि वो कौन सी बस्ती और कौन से जजीरे से आया है। जहाज का झंडा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसकी निशानदही के लिए रोशनी कर दी गई थी कि यह असूल था। बिशक की निगाह इत्तिफाक ही से उस तरफ उठ गई थी। वो कोई काम कर रहा था, अचानक उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर जहाज की तरफ देखने लगा। मैंने बिशक की ये कैफियत देखी, लेकिन इससे कबल के मैं कुछ बोलता बिशक ही बोल पड़ा।
सुबोता तुम देख रहे हो? इसकी आवाज में लर्जिश थी। क्या बात है बेशक, मेरा अंदाजा है तुम इस जहाज को देखकर परेशान हो गए हो। हाँ सबूता, यह मांगा का जहाज है और उसका झंडा लहरा नहीं रहा बल्कि सुरंगों है, जिसका मतलब है कि ये किसी हादसे की खबर लाया है। बिशक ने कहा और इसके चौंकने की वजह मेरी समझ में आ गई। और यह खबर तारिस की मौत के अलावा और क्या हो सकती है? मैंने कहा। हाँ सबूता, और आने वाले जेवदास के जहाज की कहानी सुनाएंगे। अपनी जानिब से वो न जाने क्या क्या कहें, लेकिन सूरत हाल अचानक खराब हो जाएगी। तुम जानते हो शबाला इनका पिट्ठू है। मैंने गहरी सांस ली और दूसरे लम्हे मैंने साहिल पर निगाह उड़ाई। साहिल पर हमारे अलावा भी बहुत से लोग थे और अपने अपने कामों में मसरूफ थे। इनमें शबाला के सिपाही भी थे। तब मैंने बिशक से कहा, बिशक फौरन 8-10 लड़ाकों को तैयार करो और एक किश्ती उतरवा लो, जल्दी करो। बिशक ने सिर्फ एक लम्हे के लिए मेरी सूरत देखी और फिर दूसरे लम्हे उसने भाग कर दौड़ शुरू कर दी। मैं खुद भी इस भाग दौड़ में अमली तौर पर शरीक था। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी किश्ती आने वाले जहाज की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इसमें मौजूद लोगों को सूरत हाल समझा दी गई थी। मेरा खांडा मेरी कमर से बंधा हुआ था और मैंने और बिशक ने सर से पांव तक कंबलों का लिबास पहन लिया था ताकि हमें पहचाना न जा सके। इस तरह हमारे हथियार भी छुप गए थे। तमाम लोग मिलकर किश्ती चला रहे थे, इसलिए इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। वो तीर की माने जहाज की तरफ जा रही थी और हमारी कोशिश थी कि हम साहिल से ज्यादा दूर उसे चालें। चुनाचे हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। किश्ती को हम जहाज के किनारे पर ले आए और उसके साथ चलने लगे। जहाज से हमें देख लिया गया था तब कुछ लोग गुफ्तो शनीद के लिए आ गए। क्या यह जहाज मांगा जजीरे से आया है? मेरी हदायत पर बिशक ने गुफ्तगू शुरू की थी। हाँ, हम मांगा के बदनसीब हैं, जवाब मिला। लेकिन इसका झंडा क्यों सुरंगो है? बिशक ने पूछा। तुम लोग कौन हो? जहाज से पूछा। क्या? शबाला के वफादार साहिल के निगरान, बिशक ने जवाब दिया। मांगा पर तबाही टूट पड़ी है। तारिस को कत्ल कर दिया गया और मुजरिम शिकाया आ चुके हैं। हम शबाला के पास फरियाद लेकर आए हैं, गुलगीर लहजे में बताया गया। बिशक ने मेरी तरफ देखा और मैंने आहिस्ता से उसे हदायत थी। बड़ी बुरी खबर सुनाई है तुमने, हम ऊपर आ सकते हैं? इस तरह तफसीली गुफ्तगू हो सकेगी, बिशक ने कहा और ऊपर से रस्सी की सीढ़ी फेंक दी गई, जिनके जरिए हम लोग आसानी से ऊपर पहुंच गए। 15-16 आदमियों ने हमारा इस्तकबाल किया था। इनमें भी थोड़ी सी तादाद मकामी लोगों की थी, बाकी जर्द रू नजर आ रहे थे। तुम लोग शबाला के पास आए हो? बिशक ने पूछा। हाँ। तुम्हारा लीडर कौन है? हम उससे बात करना चाहते हैं ताकि शबाला को उसके हवाले से पूरी तफसीलात बताई जा सके, बिशक ने कहा और एक जर्द रू आगे बढ़ाया। मेरा नाम ग्रिशा है और मैं इनका सरदार हूँ। मुझे तंजीम ने भेजा है ताकि शबाला को सूरत हाल से आगाह करके कातलों के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत ले सकूं। ग्रिशा, तुम्हारे साथ जहाज में कितने अफराद हैं? कुल 20। हम हंगामी तौर पर रवाना हुए हैं ताकि फसाद करने वाले शिकाया का साहिल न छोड़ते। क्या जेवदास का जहाज साहिल पर मौजूद है? ग्रिशा ने कहा। हाँ, वो सामने है। क्या तुम उसके जहाज को पहचानते हो? हाँ, लेकिन रात की तारीकी में हम उसे नहीं देख सकते। तो फिर तफसील बताओ, बिशक ने कहा और उसने एक झूठी कहानी सुनाई कि किस तरह जेवदास का जहाज मांगा बस्ती पहुंचा और तारिस ने उनसे खुशामदीद कहा। तब जेवदास के लोगों ने कहा कि इन्हें जरूरत की चीजें मतलूब हैं, वो इन्हें फराम की जाएं, लेकिन वो अदायगी के लिए तैयार न थे। जाहिर है तारिस ये बर्तरी क्यों तस्लीम करता? उसे मना किया तो इन लोगों ने हथियार निकाल कर लूट मार करना शुरू कर दी। बेशुमार लोगों को कत्ल किया और तारिस को भी हलाक करके वहां से भाग आए। बिशक के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी मुस्कुरा रहा था। इसका मतलब है कि बड़े बहादुर लोग थे, बिशक ने कहा। क्या मांगा वाले इतने बुजदिल और कमजोर हैं कि जहाज इन्हें रोन सकता है? यह बात नहीं है, बस उन्होंने अचानक हमला कर दिया था और उससे कबल के हम संभल थे, वो अपना काम करके वहां से फरार हो चुके थे। क्या हमला बिल्कुल अचानक किया गया था? बिशक ने फिर पूछा। हाँ, हमें उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा। इस तरह तो नहीं, बिशक ने कहा और फिर अचानक ही अपनी तलवार निकालकर ग्रिशा के पेट में भोंक दी। यह बात दूसरों के लिए भी इशारा थी, चुनाचे सब मसरूफ हो गए। तकरीबन तमाम लोग ही हमसे गुफ्तगू करने आ गए थे, इसलिए मुश्किल नहीं पेश आई और हमने खेत काटने शुरू कर दिए। बिला तफरीक एक एक को मार डाला गया। इन लोगों में से किसी की जिंदगी भी खतरनाक हो सकती थी। फिर जहाज के कोने कोने की तलाशी ली गई और छुपे हुए लोगों को भी तलाश करके कत्ल कर दिया गया, जिन लोगों ने समंदर में कूदने की कोशिश की थी, लेकिन बिशक और उसके साथी होशियार थे। यूं हमने ये मुहिम भी खामोशी से सर कर ली। मरने वालों की आवाजें साहिल तक नहीं पहुंचने दी गई थी। इसके बाद वापसी का सफर शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद हम जहाज पर पहुंच गए। बिशक बड़ी अकीदत की निगाहों से मुझे देख रहा था, फिर बोला, अब तो तेरे लिए मेरे पास अकीदत के अल्फाज भी नहीं रह गए सबूता। तो हालात पर इस तरह कादिर होने वालों में से है का बयान नहीं किया जा सकता। आइंदा की सोचो बेशक, अब क्या करोगे? सोचने वाला तू है। तेरे सामने कोई तजवीज़ पेश करना, सूरज को चिराग दिखाना है। मैं तो सिर्फ अहकामात का गुलाम रहना चाहता हूँ। तब फिर जो सफ़र हमें कल शुरू करना है उसे आज ही क्यों ना शुरू कर दिया जाए? यकीनन किया जा सकता है सबूता। जहाज के तमाम काम मुकम्मल हैं। रातों रात मैं इन लोगों को ले आता हूँ जो हमारे साथ सफ़र करेंगे और रोशनी से कबल हम साहिल छोड़ देंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं बस्तारा को लेकर आता हूँ।
सारे काम खामोशी और एहतियात से होने चाहिए, क्योंकि दिन की रोशनी में जहाज वालों की शामत के बारे में इल्म हो जाएगा और मुमकिन है हमें किसी उलझन में गिरफ्तार होना पड़े। बिल्कुल ठीक सबूता, एक इजाजत और चाहता हूँ, बिशक ने कहा। हाँ हाँ कहो, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं अपने साथ दुलाबा को भी ले आऊं। मुमकिन है यहाँ इंकिशाफ हो जाए, ऐसी सूरत में वो दुलाबा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और मैं भी सफर में मुतमईन न रह सकूंगा। ठीक है बिशक, इसमें परेशानी की क्या बात है, तुम दुलाबा को ले आओ। मैंने इजाजत दे दी और फिर हम दोनों अपने अपने मिशन पर चल पड़े। बिशक ने चंद दूसरे लोगों को भी साथ ले लिया था। फिर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा और मैंने श्याम मीनार की तरफ कदम बढ़ा दिए। बस सारा सुकून की नींद सो रहा था। बड़ी मुश्किल से जागा और मुझे देखकर हैरान रह गया। सबूता तुम इस वक्त? हाँ बस्तारा, हालात ऐसी ही हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। तुम्हारी बेटी कहाँ है? सो रही है, बस्तारा ने जवाब दिया। फौरन तैयारियां कर लो और मेरे साथ चलो। मगर कहाँ? हम आज रात इस साहिल छोड़ रहे हैं, मैंने जवाब दिया और बस्तारा पर एक बार फिर हैरत का दौरा पड़ गया। आज ही रात क्यों? मगर क्यों? तुम्हें कोई एतराज है बस्तारा? मैंने पूछा। नहीं, लेकिन इस तरह, मेरा मतलब अचानक, बस्तारा ने ताज्जुब से कहा।